फोन की घंटी बज रही थी। सुधा ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से किसी अजनबी की आवाज़ सुनाई दी। क्या आप डॉक्टर अजय त्रिपाठी के घर से बोल रही हैं? हाँ, आप कौन? आप मुझे नहीं जानती। मेरा नाम विकास है। मैंने डॉक्टर अजय के मोबाइल में फीड इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया है। उनका एक्सीडेंट हुआ है। मैंने उन्हें मेट्रो हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया है। प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। एक्सीडेंट? वे ठीक तो है ना? अभी 1 घंटे पूर्व ही उन्होंने मुझसे बातें की थी, कहते हुए अनु के मन में घबराहट भर आई। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। मैंने वहां उपस्थित कुछ आदमियों की सहायता से उन्हें गाड़ी से निकाला तथा तुरंत ही उन्हें अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल लेकर आया। उन्हें इमरजेंसी में दाखिल करवाकर आपको फ़ोन कर रहा हूँ। वह ठीक तो है ना? अनु ने पूछा। धैर्य रखिए, वह ठीक है। बस आप जल्दी आ जाइए। अभी आती हूँ। मेरे आने तक उनका ख्याल रखिएगा। कहते हुए उसके स्वर में गिड़गिड़ाहट आ गई थी। जी अवश्य, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मन कह रहा था कि यह सब झूठ है, पर कोई इस तरह की गलत सूचना क्यों देगा? किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत उसका मन रोने रोने को हो गया था। मन ही मन बुदबुदा उठी, मेरे साथ ही सदा ऐसा क्यों होता आया है? जीवन में अभी तक हुए हादसे क्या कम थे कि अचानक एक और हादसा? हे ईश्वर, मेरे अजय के जीवन की रक्षा करना। मन ही मन प्रार्थना करते हुए अनु ने पर्स में पैसे रखे तथा दरवाज़ा बंद करके बाहर निकली ही थी कि ऊपर बालकनी में बैठी लक्ष्मी जी ने पूछा, अकेले कहाँ जा रही हो अनु? क्या अभी तक अजय नहीं आए? लक्ष्मी जी की आवाज़ ने उसे सदमे से उबारा था। उसका उत्तर सुनकर वे बोली, रुको अनु, इतनी रात ऐसे अकेले जाना उचित नहीं है। हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलते हैं। लक्ष्मी जी की बातों से टूटे मन को आस बंधी। लगा इस शहर में वह अकेली नहीं है, वरना अजय के अलावा भी कोई है जिन पर वह विश्वास कर सकती है। वास्तव में वह उसके लिए ममतामयी माँ जैसी ही थी। वह उसकी मकान मालकिन है। बच्चों के बाहर सेटल हो जाने के कारण उन्होंने मकान का एक हिस्सा किराए पर उठा रखा है। उन्होंने उसे कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया। इसके पूर्व भी 1-2 बार अजय के हॉस्पिटल से लौटने में देरी होने पर उन्होंने उसके मन में बैठे अज्ञात भय से निजात दिलाई थी। आज भी उसकी मनस्थिति समझकर वह तुरंत उसके साथ चलने को तैयार हो गई। मनोहर जी ने अपनी गाड़ी निकाल ली। गाड़ी वह स्वयं चला रहे थे। वह लक्ष्मी जी के साथ पीछे बैठी थी। वह बार बार उसके कंधे पर हाथ फेरकर उसे धीरज बंधा रही थी। ना जाने कैसा होगा अजय, ना जाने उसे कितनी चोटें आई होंगी। बार बार मन में विचारों का सैलाब आकर उसे मथने लगा। आज तक जो कुछ उसके साथ घटता रहा है, वह सिर्फ हादसे थे या वास्तव में ही वह मनहूस है, जैसा कि उसे बार बार सुनने को मिलता रहा है। एक एक पल पहाड़ जैसा लग रहा था। गाड़ी की रफ्तार के साथ ही अचानक उसका अतीत बंद खिड़की की दरार से अड़ियल बच्चे की तरह दस्तक देने लगा। पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी थी। इसी के साथ उस पर मनहूस होने का ठप्पा लग गया था। पापा माँ को बहुत प्यार करते थे, अतः वह उनकी जुदाई नहीं सह पाए। उन्होंने माँ की मौत का जिम्मेदार उसे ठहराया तथा कभी उसका मुंह न देखने का फैसला सुना दिया। दादा दादी ने उन्हें बहुत समझाया, पर वह अपने फैसले पर अडिग रहे तथा देश छोड़कर विदेश में जा बसे। उन्होंने कभी उसकी खोज खबर लेने की भी कोशिश नहीं की। उसे दादा दादी की गोद मिली जब वह 9 वर्ष की थी। तब वे दोनों एक दुर्घटना के शिकार हो गए, किंतु वह बच गई। उससे उसका आश्रय स्थल भी छिन गया था, पर वह दुनिया के कटु सत्यों को झेलने के लिए बची रह गई। पापा उस समय आए थे, नाना नानी थे नहीं। उसकी एकमात्र मौसी सुधा ने जब पापा से इस विषय में बात की तो उन्होंने उसकी जिम्मेदारी लेने से साफ मना करते हुए कहा, इस मनहूस के लिए उनके घर में कोई जगह नहीं है। अब तुम चाहे इसे अपने पास रखो या अनाथ आश्रम में डाल दो। पापा के शब्द उसके अंतःस्थल को चीरते चले गए थे। वो समझ नहीं पा रही थी
कि कोई कैसे अपने ही खून से मुंह फेर सकता है। उन्होंने पत्नी को खोया था तो वह भी तो माँ की गोद से वंचित रह गई थी। सुधा मौसी उसे अपने साथ अपने घर ले आई, किंतु उसकी दुख भरी दास्ता को अभी भी विराम नहीं मिला। सुधा ने तो उसे स्वीकार कर लिया था, किंतु उनके बच्चे विवेक और शिखा स्थायी रूप से उसे अपने साथ रखने के अपनी माँ के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाए। शिखा को जब उसके साथ कमरा शेयर करने के लिए कहा गया, तब वह यह कहते हुए बिदक उठी थी, मुझे अकेले पढ़ने की आदत है। यदि यह मेरे साथ रही तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। वैसे ही मेरे कमरे में जगह नहीं है। अगर कभी गलती से वह उसकी या विवेक की किसी वस्तु को छू देती थी तो वह उसे पीट भी देते थे। रंजीत मौसा जी को भी उससे कोई विशेष हमदर्दी नहीं थी। वैसे भी वे उन लोगों में से थे जिन्हें पत्नी के मायके से मिले उपहार तो अच्छे लगते हैं, किंतु वहाँ की छोटी से छोटी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। और फिर उसकी जिम्मेदारी मात्र कुछ दिनों की ही नहीं थी, वरना जिंदगी भर की थी, जिससे निभाना सहज नहीं था। अतः वह भी सुधा से नाराज थे। उसने एक बार मौसा जी को मौसी से कहते सुना था, जब इसके पिता ने ही इसकी जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया, तब तुम्हें ही क्या पड़ी थी इसका बोझ उठाने की। हम कोई धन्ना सेठ तो है नहीं। मेरी कमाई से घर चलाना और अपने बच्चों को पालना ही मुश्किल हो रहा है, अब इसका बोझ और। रंजीत मौसा जी को वितृष्णा से कहे वचनों को सुनकर सुधा चुप रह गई थी। लेकिन अनु उस दिन तकिए में मुंह छिपाकर खूब रोई थी। वो सचमुच मनहूस ही तो थी, तभी तो उसे माँ पापा का सुख नहीं मिला। माँ तो नहीं रही, पर पापा ने जीवित रहते हुए भी उसे मरा समझ लिया था। दादा दादी की आश्रय स्थली भी उससे छिन गई। और अब जब सुधा मौसी ने थोड़ी सी खुशियाँ उसकी खाली झोली में डालनी चाहिए, तो उनकी अपनी खुशियों में ग्रहण लगने लगा है, जिसकी जिम्मेदार वह स्वयं है। इसका उसे एहसास हो चला था, किंतु वह कर भी क्या सकती थी। अपने एकमात्र आश्रय स्थल को छोड़कर वह जाती भी तो जाती कहाँ। विवेक और शिखा जहाँ शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ते थे, वहीं मौसा जी ने उसका सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया। उसके कपड़ों और किताबों का खर्च निकालने के लिए मौसा जी के निर्देशानुसार घर में काम करने वाली नौकरानी को हटा दिया गया। घर का सारा काम उसके और सुधा मौसी के जिम्मे आ गया। सुबह वह जल्दी उठकर मौसी का हाथ बटाने की चेष्टा करती तथा बाकी काम लौटने के बाद करती, जबकि विवेक और शिखा अपने हाथों से पानी भी नहीं पीते थे। अपने एक एक काम के लिए उसे तंग करना उनकी आदत बनती जा रही थी। मौसी की आंखों में उसने अपने लिए दर्द महसूस किया था, लेकिन वह भी अपने पति और बच्चों के सम्मुख विवश थी। हायर सेकेंडरी करने के पश्चात उसने डीएड की ट्रेनिंग लेकर एक स्कूल में नौकरी कर ली थी तथा साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। स्कूल घर से दूर था। आने जाने में समय तथा पैसा बर्बाद होने की बात कर उसने स्कूल के पास ही एक कमरा किराए पर लेकर रहने की पेशकश की तो किसी ने भी मना नहीं किया। मन पर पत्थर रखकर जब वह विदा हो रही थी, तब सुधा मौसी ने उससे धीरे से बुदबुदाते हुए कहा था, बेटी, मैं विवश हूँ, मुझे सदा तेरी चिंता रहेगी। कभी कभी आकर मिल जाया करना। मैंने तेरा परिश्रम और विश्वास देखा है। किसी पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं पर विश्वास करना सीख। अपराजिता बन बेटी, अपराजिता बन। तभी तू इस बेदर्द जमाने से टक्कर ले पाएगी। मौसी की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। यह सच है कि मौसी के अतिरिक्त किसी ने उसे इस घर में कभी अपना नहीं समझा है, किंतु उसका तो यही घर है, चाहे जैसा भी है। कुछ दिनों तक वह प्रत्येक इतवार को यह सोचकर जाती कि दूर होने से शायद उनके संबंध सहज हो जाए, शायद उसे उसके अपने मिल जाए। किंतु मौसी के अतिरिक्त जब भी किसी को उसकी उपस्थिति पसंद नहीं है, इसका एहसास होते ही धीरे धीरे उसने वहाँ जाना कम कर दिया। समय के साथ उसने एमए एमएड कर लिया। उसे कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति मिल गई। जीवन चल निकला था।
धीरे धीरे विवेक और शिखा के विवाह हो गए। शिखा ससुराल चली गई तथा विवेक को अपनी नौकरी के सिलसिले में बाहर जाना पड़ गया। बच्चों के चले जाने के कारण सुधा मौसी अकेली पड़ गई थी। अब वह अक्सर घर आने लगी थी। मौसा जी का व्यवहार भी अब उसके प्रति कुछ नरम हो चला था। वे दोनों अक्सर उससे विवाह करने का आग्रह करते। सुधा मौसी ने तो एक दो जगह बात भी चलाई, किंतु पता नहीं क्यों वह मन से विवाह के लिए स्वयं को तैयार ही नहीं कर पा रही थी। उसकी मनसा जानकर भी वे भी शांत हो गए। सच तो यह था कि उसने स्वयं को अपनी दिनचर्या में इतना व्यस्त कर लिया था कि उसके पास इन सब बातों को सोचने और समझने के लिए समय ही नहीं था। इसी बीच मौसा जी का देहांत हो गया। विवेक और शिखा आए तथा कुछ दिन रहकर चले गए। सुधा मौसी अकेली रह गई थी। एक दिन वह उनसे मिलने गई तो वह बोली, बेटी, अकेला घर काटने को दौड़ता है, अब तू यहीं आ जा। उनका मन रखने के लिए वह उस घर में, उस आंचल की छांव में पुनः लौट आई थी, जिसे उसे मजबूरी में छोड़कर जाना पड़ा था। उसके लौटकर आने से सुधा मौसी संभलने लगी तथा उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा। सच तो यह है कि घर में सब कुछ हो लेकिन सुकून ना हो तो अच्छा भला आदमी भी अस्वस्थ हो जाता है। फिर सुधा तो पति की मृत्यु के पश्चात न केवल शारीरिक तथा मानसिक रूप से टूट चुकी थी, बल्कि अकेलेपन की त्रासदी भी भोग रही थी। जैसे ही विवेक और शिखा को उसके लौटने का पता चला, वे दोनों परिवार सहित आए तथा उसे और मौसी को खूब खरी खोटी सुनाने लगे। उनके मन में यह डर समा गया था कि यदि वह यहाँ रही तो माँ से मकान और जायदाद कहीं अपने नाम ना करा ले। सुधा मौसी ने उनके आशय को समझकर उत्तर दिया था, तुम दोनों का डर व्यर्थ है। अरे, इसने तो सदा तुम्हारा जूठा खाया है, तुम्हारी उतरन पहनी है, तब भी इसने कभी कोई विरोध नहीं किया, तुम्हारी किसी वस्तु पर अपना हक नहीं जमाया। तो अब जब इसने अपना मार्ग स्वयं अपनी मेहनत के बल पर तलाश कर लिया है तथा उस पर दृढ़ कदमों से चल रही है, तब तुम्हारे इस टूटे फूटे घर पर अपनी नज़र क्यों डालेगी? वैसे भी बेटा, जिनके पैर बालू पर जमे रहते हैं, उन्हें ही अपने पैर के नीचे से बालू खिसकने का डर रहता है। मैं तुम्हें यह भी बताना अपना कर्तव्य समझती हूँ कि अनु यहाँ स्वयं रहने नहीं आई है, इसे मैंने बुलाया है। वैसे मुझे तुम लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे इस क्रूर व्यवहार से मेरे दिल को बहुत ठेस लगी है। तुम लोगों ने तो एक बार भी नहीं कहा, माँ हमारे साथ चलो, यहाँ अकेले कैसे रहोगी? शायद तुम दोनों को अपनी आज़ादी ज़्यादा प्यारी है। आज तुम्हारा व्यवहार देखकर मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि मैं तुम लोगों की बजाय इसे अपने ज़्यादा नज़दीक पाती हूँ। तुम तो मेरी अपनी औलाद हो, फिर भी तुमने कभी मेरे मन को समझने का प्रयत्न नहीं किया। यह तुम्हारी अपनी मौसी की लड़की है, क्या तुम इससे प्यार के दो मीठे बोल नहीं दे सकते थे? मेरे निर्णय का मान नहीं रख सकते थे? तुमने सदा पाना ही चाहा लेकिन देना नहीं। अहंकार के वशीभूत तुम यह भी भूल गए कि प्यार एक तरफा नहीं होता। मैंने तुम्हारे प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अब अगर मैं अपनी इस बेटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ तो तुम्हें ऐतराज क्यों है? आत्मविश्वास भरे सुधा मौसी के स्वर सुनकर वह तो क्या, विवेक और शिखा भी अवाक रह गए थे। सुधा मौसी ने उस समय तो उन्हें चुप करा दिया था, लेकिन उनके मन में छाई नफरत की तपन को उसने महसूस किया था। वह तो कब की उनकी जिंदगी से निकल जाती, किंतु सुधा मौसी का प्यार ही सदा उसके पैरों में बेड़ी पहना देता था। उसे समझ में नहीं आता था कि विवेक और शिखा उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं। उनके प्यार की एक नज़र पाने के लिए वह बचपन में उनके कपड़े प्रेस किया करती थी, जूते पॉलिश करती, यहाँ तक कि उनका छोटे से छोटा काम हंसते हंसते करने का प्रयास करती। लेकिन इसके बावजूद भी वे उससे सीधे मुंह बात नहीं करते। उसे आज भी याद है, एक बार दीपावली पर सुधा मौसी विवेक और शिखा के लिए कपड़े लेने गई तो उसके लिए भी एक ड्रेस खरीद लाई।
उसकी ड्रेस को देखकर पूरे घर में जो हंगामा मचा, उसे देखकर वह तो क्या, सुधा मौसी स्वयं स्तब्ध रह गई थी। उसके पश्चात उसे सदा शिखा की उतरन ही पहनने को मिलती रहती थी। यदि कहीं कुछ छोटा बड़ा होता तो सुधा मौसी उसे काट छाट कर उसके पहनने लायक बना देती थी। समय तो गुजर गया था, किंतु खट्टी मीठी यादें उसके जहन में चुभकर जब तब लहूलुहान कर ही जाती थी। इस समय भी उनकी बातें सुनकर उसने जाना चाहा था, किंतु मौसी के प्यार ने उसे रोक लिया था। यह सच है कि मौसी के प्यार ने ही उसका खोया आत्मविश्वास लौटाया था, किंतु यह भी उतना ही सच है कि उसकी उपस्थिति ने उनके हंसते खेलते परिवार में ग्रहण लगा दिया था। इस अपराध बोध से वह कभी मुक्त नहीं हो पाई थी। यही कारण था कि वह अनजाने ही अंतर्मुखी होती चली गई। एक दिन वह कॉलेज से लौटी ही थी कि घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने एक युवक खड़ा था। पता नहीं उसमें ऐसा क्या था कि वह उसे देखती ही रह गई। इतनी देर में सुधा मौसी भी कमरे से बाहर निकल आई तथा पूछ बैठी, कौन है अनु? अरे बेटा तुम, आओ आओ। अनु, यह अजय है। पिछले हफ्ते ही यहाँ आया है, सामने वाले फ्लैट में रहता है। यह मेरी बचपन की सहेली साधना का लड़का है। सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। हाल में ही यहाँ पोस्टिंग हुई है। सुधा ने उसे देखकर अंदर बिठाते हुए उससे उसका परिचय करवाया था। अजय के व्यक्तित्व में ना जाने ऐसा क्या था कि वह अनायास ही उसकी ओर आकृष्ट होती चली गई। उसकी एक ही नज़र ने उसके अंदर की स्त्री को जीवित कर दिया था। उसकी एक झलक पाने के लिए वह घंटों बालकनी में दूसरे दिन का लेक्चर तैयार करने के बहाने बैठी रहती। साज श्रृंगार से उसे सदा नफरत थी। उसका मानना था कि दूसरों को आकर्षित करने के लिए लोग व्यर्थ ही इतनी लीपापोती करते हैं, किंतु इधर कुछ दिनों से उसमें तथा उसके विचारों में परिवर्तन आ गया था। घंटों शीशे के सामने खड़े होकर स्वयं को विभिन्न दृष्टिकोणों से निहारने में उसे अद्वितीय आनंद की प्राप्ति होने लगी थी। कभी कभी हल्की सी लिपस्टिक या छोटी सी बिंदी भी लगा लेती थी। उसके व्यवहार में आया परिवर्तन सुधा मौसी से छिपा नहीं रहा। एक दिन वह पूछ ही बैठी, क्या बात है अनु, कहीं किसी से प्यार तो नहीं हो गया? अगर हो गया हो तो बतला दे, अब तो डोली उठी जानी चाहिए। नहीं मौसी, कहकर उसने बात टालनी चाहिए, किंतु सच तो यह था कि उसका मन भी प्यार के हिंडोले में उड़ान भरने को आतुर हो उठा था। अजय का उनके घर आना प्रारंभ हो गया था। मौसी खाने में कोई भी स्पेशल चीज बनाती तो उससे ही अजय को देकर आने का आग्रह करती। पहले तो वह नानुकुर करती रही, किंतु बाद में उसकी एक झलक पाने के लिए अपने उत्सुक मन की खातिर वह सुधा मौसी की बात मानकर जाने लगी। यह बात अलग है कि वह अंदर नहीं जाती, बल्कि सुधा का दिया सामान बाहर से ही देकर आ जाती थी, जबकि वह उनके घर बर्तन लौटाने के बहाने आकर घंटों गप मारता रहता। वह चाह कर भी ज्यादा बातें नहीं कर पाती थी, बस कनखियों से उसे देखकर कभी कभी मुस्कुरा देती। उसे ऐसे देखते पाकर एक दिन अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, आपकी बेटी गूंगी तो नहीं है? नहीं बेटा, इसकी तो चुप रहने की आदत सी ही पड़ गई है। अब तुम ही बताओ, ऐसे ही चुपचाप रही तो भला आजकल के ज़माने में कौन इससे विवाह करेगा? सुधा मौसी ने उसकी ओर देखते हुए मायूस शब्दों में कहा था। मौसी का इतना कहना था कि अनु उठकर अंदर चली गई तथा अजय की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, आंटी, यदि चाहे तो आपकी इस गूंगी बेटी को बोलना सिखा दूँ। तुम कहना क्या चाह रहे हो बेटा? मौसी ने किंचित आश्चर्य से पूछा था। आंटी, यदि अनु की स्वीकृति हो तो मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, अजय ने सीधे सपाट शब्दों में कहा था। बेटा तुम यह क्या कह रहे हो? हम क्षत्रिय और तुम ब्राह्मण, क्या साधना इस रिश्ते को स्वीकार करेगी? और फिर तुम्हें यह भी बता देना चाहती हूँ कि अनु मेरी अपनी बेटी नहीं, बल्कि मेरी बहन की बेटी है। मैंने इसे अपनी बेटी समझकर ही पाला है।
आंटी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि यह आपकी बेटी है या किसी अन्य की, या उसकी जाति क्या है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ तथा उसके साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। यद्यपि सुधा मौसी उसके दिल की बात जानती थी, किंतु फिर भी उन्होंने अजय की इच्छा उसे बताई तो उसने मौन स्वीकृति दे दी। उनकी सहेली साधना ने अपने पुत्र की इच्छा का मान रखा। वह उसे बहू बनाकर घर ले आई। पहली बार उसे लगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। अजय ने उसके मन के कोरे कैनवास पर रंग ही रंग भर दिए, जिसमें डूबकर वह सतरंगी आसमान में जा बैठी थी। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि अजय का ट्रांसफ़र हो गया। नई जगह, नया सेटअप, बिल्कुल ही मन नहीं लगता था। कहाँ पहले वह अपनी नौकरी के कारण पूरे दिन व्यस्त रहा करती थी, अब एकदम खाली हो गई थी। यहाँ तक कि समय काटना भी मुश्किल लगने लगा। साथ ही सुधा मौसी की भी बेहद याद आती। फ़ोन पर मौसी को अपने मन की बात बताती तो वह कहती, बेटा अब तो मेरी चिंता छोड़ और अपनी घर गृहस्थी में मन लगा। वैसे भी बेटा, आज तक कौन माँ पिता के पास सदा रह पाया है। नौकरी में तो यह सब चलता ही है। सोचकर वह मन लगाने की कोशिश करने लगी थी। तभी ब्रेक की आवाज़ ने उसकी अनवरत चलती विचार श्रृंखला पर भी रोक लगा दी। कुछ देर पहले ही वहाँ शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए ट्रैफिक जाम हो गया था। मार्ग साफ होने पर लोग जहाँ से भी जगह मिलती निकलने की कोशिश कर रहे थे। लोगों की बेसब्री देख उसे लगा, सच चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन चलता ही रहता है। किसी को किसी की परवाह नहीं रहती। जिस पर बीतती है वही सब कुछ झेलने और सहने के लिए रह जाता है। अचानक दिल का दर्द चेहरे पर उतर आया था। घबराहट और पसीने में लगभग नहाई अनु ने विचलित स्वर में पूछा, हॉस्पिटल अभी कितनी दूर है? बस पहुंचने ही वाले हैं, मनोहर जी ने उत्तर दिया। उसकी स्थिति देखकर लक्ष्मी जी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे ढांढस बंधाने लगी। हॉस्पिटल पहुंचकर रिसेप्शन पर पूछ ही रहे थे कि वह आदमी जिसने फ़ोन किया था आ गया। उसने बताया कि डॉक्टर अजय अभी ऑपरेशन थिएटर में हैं। उनकी शर्ट पर लगे बैज पर डॉक्टर लिखा देखकर तुरंत उनका इलाज शुरू हो गया। उनके शरीर से बहते खून को देखकर डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन की बात कही और तुरंत ही ऑपरेशन के लिए ले गए। वह आदमी उस समय उसे देवदूत जैसा लगा, जिसने अजय को समय पर हॉस्पिटल पहुंचाकर मदद की थी। किंतु वह उसकी बात सुनकर अपना होश खोने लगी। लक्ष्मी जी ने किसी तरह उसे संभाला। कुछ संभलने पर उसने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया तो उसने नम्र स्वर में कहा, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, यह तो मेरा कर्तव्य था। आखिर इंसान ही तो इंसान के काम आता है। ऑपरेशन थिएटर से सिस्टर के बाहर आते ही मनोहर जी ने उससे बातें की तो उसने कहा, अभी ऑपरेशन चल रहा है, 2 बोतल खून की आवश्यकता है। मरीज का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, आप तुरंत इंतज़ाम करें। स्टाफ ने बताया कि खून ब्लड बैंक से मिल जाएगा, किंतु डोनर का इंतज़ाम करना होगा। क्योंकि आपको 2 बोतल खून चाहिए तो 2 डोनर भी होने चाहिए। विकास और अनु खून देने के लिए तैयार हो गए। उनके ब्लड देते ही ब्लड बैंक से 2 बोतल खून लेकर ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दी गई। तब तक हॉस्पिटल में भी अजय के एक्सीडेंट की खबर पहुंच चुकी थी। सीएमओ तथा सीएमएस भी आ गए। उन्होंने अनु को दिलासा देते हुए कहा, इस हॉस्पिटल में हमारे हॉस्पिटल से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हैं, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। लगभग 1 घंटे के पश्चात ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती बंद होते ही डॉक्टर बाहर आए। सीएमओ और सीएमएस ने उनको सामने पाकर पूछा, डॉक्टर अजय अब कैसे हैं? सर, उनको तो अभी होश नहीं आया है, अतः अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि आने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो खून ज़्यादा बह जाने के कारण उनको बचाना भी मुश्किल हो जाता, डॉक्टर अजीत ने उत्तर दिया। डॉक्टर अजय की देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सर, आपको तो पता ही है, इस हॉस्पिटल में जो भी आता है वह हमारा अपना होता है। उसकी देखभाल हम अपनों की तरह करते हैं। फिर यह तो डॉक्टर है, धन्यवाद तो हमें इनका करना चाहिए जो इन्हें समय से हॉस्पिटल ले आए।
डॉक्टर अजीत ने मुस्कुराकर विकास की ओर देखते हुए कहा, वेल डन मैन, आज हमें आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। डॉक्टर अजीत ने कहा। विकास ने हाथ जोड़ दिए। अब तक मनोहर जी ने अनु से नंबर पूछकर अजय के माता पिता तथा उसकी सुधा मौसी को इस दुर्घटना की सूचना दे दी। मैम, आप चिंता ना करें, हम सब आपके साथ हैं। आपकी सहायता के लिए हम एक हेल्पर भेज रहे हैं। कुछ भी आवश्यकता पड़े तो हमें सूचित कीजिएगा। डॉक्टर अजीत ने अनु की ओर देखते हुए कहा, मैम, अब मैं भी चलूं? घर में सब इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर आवश्यकता हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। मेरा नंबर वही है जिससे मैंने आपको फ़ोन किया था। विकास ने उससे इजाज़त मांगते हुए कहा। सबके जाने के पश्चात मनोहर जी अनु के खाने के लिए कुछ सामान ले आए। उसके मना करने पर लक्ष्मी जी ने उसे ज़बरदस्ती खाना खाने का आग्रह करते हुए कहा, बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा खाने का मन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसे समय में भूखा रहना ना तो तुम्हारे लिए अच्छा है और ना ही तुम्हारी कोख में पल रहे नवजात शिशु के लिए। चिंता मत कर बेटी, अजय ठीक हो जाएगा। भगवान उसकी रक्षा करेंगे। अब तक अजय को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टर होने के कारण उसकी विशेष देखभाल भी हो रही थी, किंतु हॉस्पिटल के नियमानुसार आईसीयू में किसी को रहने की इजाज़त नहीं थी। अतः लक्ष्मी जी ने उससे घर चलने के लिए कहा, किंतु वह अजय को ऐसी स्थिति में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी। अंततः वे दोनों उससे यह कहकर चले गए कि अगर कुछ भी आवश्यकता हो तो हमें फ़ोन कर देना, हम तुरंत आ जाएंगे। डॉक्टर के परमिशन से वह अजय को आईसीयू में देखने गई। अजय को नलियों से जकड़ा देखकर चिंता से नसों में तनाव होने लगा था। सासू माँ के शब्द याद आए, बहू, अपनी धरोहर तुझे सौंप रही हूँ। आशा है अपनी जान से ज़्यादा तू इसकी परवाह करेगी। किंतु वह अपना वचन कहाँ पूरा कर पाई। अजय के पूरे शरीर को पट्टियों में जकड़ा देखकर आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, किंतु कोई पूछने वाला नहीं था। जो अजय उसकी माथे पर आई पसीने की एक बूंद देखकर भी परेशान हो उठता था, वही आज उसकी स्थिति से बेखबर विवश पड़ा है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर के कहे शब्द उसे मन ही मन मथे जा रहे थे। कल जब उसके सास ससुर आएंगे तब वह कैसे उनका सामना करेगी। बार बार मन से एक ही आवाज़ निकल रही थी, हे ईश्वर, तुम मुझे किस जुर्म की सज़ा दे रहे हो।